हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तुम्हारा न्यू चैप्टर, इसका नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हमें ये तो पता लग ही गया है कि हमारा जो सिलेबस का पैटर्न है वो कैसे है, ये कैसे हमारे को पेपर आएगा, ठीक है, और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये हमने इंट्रो में सीख लिया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे कि कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं जो पूरे कंपनी लोग को चलाती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है। कल को अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलत डिसीजन लिया जाता है तो उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, किसके पास अपील कर सकते हैं। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं कंपनी लॉ के तहत, जहाँ पे जेल हो सकती है, तो उसके जो ट्रायल है, मुकदमे हैं, वो कहाँ चलेंगे। ठीक है, और कंपनी के बेसिक फीचर्स क्या हैं, कंपनी बनाने के एडवांटेज क्या हैं, कंपनी बनाने के डिसएडवांटेज क्या हैं, कुछ एक सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशन के एक जो अलग चैप्टर है हमारा, अलग वीडियोज़ हैं, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इसमें हमने कवर कर भी रखी हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंपनी लॉ आता है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 है जो, ठीक है, उसको बनाया किसने। तो आपको पता ही है कि कोई भी जो एक्ट बनता है उससे पहले क्या है कि वो बिल के तौर पे पेश होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, ऐसे क्या है कि कंपनीज बिल जो था वो पेश हुआ लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल हुई, कंसेंट मिली राष्ट्रपति की, तो देन इट बिकेम्स कंपनीज एक्ट 2013। देन इट बिकेम कंपनीज एक्ट 2013 बना फिर ये। ठीक है, अब देखो कोई भी जो लॉ होता है ना, उसमें तीन पक्ष होते हैं। एक होता है कानून बनाने वाले, एक होता है कानून चलाने वाले, एक होता है जो कानून की वायलेशन होती है। ठीक है, तो उस वायलेशन का जो आगे जो क्या बोलते हैं रेमेडी होती है, ठीक है, वो किसके हाथ में है? वो होती है जुडिशरी के हाथ में। आई रिपीट, कानून बनाने वाले, इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर। जैसे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये लॉ लेके आई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ। पार्लियामेंट यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेचर है। कानून चलाने वाले एमसीए हो गई, आरडी है रीजनल डायरेक्टर, हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एमसीए है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, आरडी रीजनल डायरेक्टर, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन होती है, सब फाइलिंग होती है। ठीक है, ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं इसको कई जगह पे। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, जहाँ पे अपील्स वगैरह होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, पटिशन्स हैं, एनसीएलटी के पास लगाई जा सकती हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है एनसीएलटी के पास। ठीक है, यानी कि अगर आप कहेंगे कि एक तरह से एनसीएलटी है वो दो तरह के काम संभाल रही होती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभाल रही होती है, कुछ एक तरह का जो पटिशन एप्लीकेशन वगैरह लाइक अपीलेट अथॉरिटी भी काम संभाल रही होती है। फिर एनसीएलटी कोई डिसीजन देती है, उसके खिलाफ अपील है, वो कहाँ है? एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। फिर आगे स्पेशल कोर्ट्स हैं, जहाँ पे जो ट्रायल्स हैं, मुकदमे हैं कंपनी लॉ के तहत, उसके लिए क्या है कि अब सारी जो केसेज हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। ठीक है, ट्रायल वहीं ना चलते रहें, केसेज लटके ना रहें, बिजनेस का मामला है, तो जो ट्रायल्स हैं, मुकदमे हैं, वो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसकी क्या है कि स्पेशल कोर्ट्स में कंडक्ट की जाए। ठीक है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप किए गए हैं। ठीक है ना। तो कहने का भाव क्या है कि सबसे पहले हमें ये सीखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ क्या हैं, अपीलेट अथॉरिटीज़ क्या हैं, ये एक्ट फंक्शन कैसे करता है। ठीक है ना। चलिए बेटा, तो सबसे पहले भी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बारे में। सबसे पहले क्या है कि एमसीए, यहाँ एमसीए का क्या रोल है। देखो सबसे पहले तो चलो ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो क्या होता है, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है वही मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी होता है। ठीक है, यूजुअली आपने देखा होगा जो भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है वही मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे एमसीए का रोल क्या है। एमसीए यहाँ बेसिकली क्या है, रूल्स फ्रेम करती है। यहाँ पे एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट के जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में है भाई? वो एमसीए के हाथ में है। प्रोसीजरल जो इम्प्लीमेंटेशन है कंपनी लॉ की, वो किसके हाथ में है? वो है एमसीए के हाथ में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमसीए का रोल है बेटा, वो क्या है? रूल्स को फ्रेम करना और टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ आरडी एंड आरओसी, रीजनल डायरेक्टर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इनकी जो वर्किंग है उसको भी कौन लुक आफ्टर करता है? एमसीए। तो एमसीए सबसे पहले रूल्स फ्रेम करता है। रूल्स क्या है सर? रूल्स हैं जो प्रोसीजरल पार्ट है, कि कौन सा फॉर्म लगेगा, किसके पास फाइलिंग करनी है, ये सब कुछ। पार्लियामेंट ने कानून बना के दे दिया, पार्लियामेंट ने क्या है, कानून बना के दे दिया, द कंपनीज एक्ट 2013। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, प्रोसीजरल पार्ट होते हैं। और ये एक्चुअली में जो कानून है कंपनीज एक्ट 2013, ये एक तरह से कह सकते हैं कि रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। मोर देन 500 टाइम्स
मोर देन 500 टाइम्स द वर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन यूज्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। जहां भी कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड शब्द आएगा, प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। और रूल्स कौन फ्रेम करती है, एमसीए। तो यानी कि जगह जगह पे आप देखेंगे एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। रूल्स कौन फ्रेम करेगी, एमसीए। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि कंपनीज एक्ट जो है ये कंपनी लॉ क्या है कि रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। मेजर पार्ट ऑफ कंपनी लॉ इज कंटेन्ड इन द रूल्स। ठीक है ना। चलिए बेटा, एमसीए का काम यहाँ पे क्या है, रूल्स फ्रेम करना प्लस लुक आफ्टर करना आरडी एंड आरओसी की वर्किंग को। अब आरडी का काम क्या है सर, आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करता है, प्लस जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं उनकी वर्किंग को लुक आफ्टर करता है। आरओसी जो हम डिस्कस करते हैं। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर्स क्या है, तो देखो जो कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का रोल क्या होता है, एसेट्स रियलाइज करने का, लिबिलिटीज पे ऑफ करना, कंपनी की एसेट्स को रियलाइज करना, लिबिलिटीज को पे ऑफ करना। ये किसकी टास्क होती है, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर की टास्क होती है। ठीक है ना। फिर आता है आरओसी का काम। और आरओसी का बहुत बड़ा रोल है। हायरार्की में देखेंगे तो छोटी सबसे छोटी है, पर रोल की बात करेंगे तो इसका रोल ही बहुत बड़ा है। आरओसी जितनी भी कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन होती है, जितनी भी कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन होती है, वो कहाँ होती है, आरओसी के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ठीक है, जितनी भी फाइलिंग है, मेजोरिटी फाइलिंग कहाँ पे है, आरओसी। ठीक है, मोर देन 99% फाइलिंग कहाँ है, आरओसी के पास। फॉर्म फाइलिंग वगैरह आरओसी के पास। तो एमसीए का रोल क्या है, रूल्स फ्रेम करना, आरडी प्लस आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करना। आरडी का काम क्या है, आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करना प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की वर्किंग को लुक आफ्टर करना। आरओसी का काम क्या है, जितनी भी ये फाइलिंग प्रोसेस है उसको देखना, इनकॉर्पोरेशन जो है कंपनीज की वो करना, ये आरओसी का काम है। ठीक है, ये आरओसी का काम है। ठीक है, एमसीए का हमें समझ आ गया, ये देश में एक है, ये ध्यान रखना। एमसीए क्या है, देश में एक ही है। और आरडी क्या है, ये रीजन वाइज होती है। ठीक है, रीजन नाम ही क्या है, रीजनल डायरेक्टर। आप अगर एमसीए की साइड पे जाएंगे, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एमसीए की साइड पे जाएंगे आप, mca.gov.in। ठीक है, एमसीए की साइड पे जाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो एमसीए की साइड पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक तो क्या है, एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। उसके अलावा क्या है कि जो आरडी है, ठीक है, हर एक रीजन में एक है, हर एक रीजन में एक है। हाँ, कुछ रीजन में जहाँ में कंपनीज बहुत ज़्यादा है, उस रीजन में क्या है कि एक से ज़्यादा भी क्या है, ठीक है, आरडीज हैं। उसमें क्या है कि एक से ज़्यादा भी आरडी हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुल मिला के जो आरडीज हैं वो कितने हैं, 7। ठीक है, 7 आरडीज हैं, 7 रीजनल डायरेक्टर। इनका काम क्या है, अब इनकी रीजन में जितने भी आरओसी आते हैं, ठीक है, एक आरडी की रीजन में जितने भी क्या हैं कि आरओसी आएंगे, उन सब की वर्किंग को लुक आफ्टर कौन करता है, आरडी। ठीक है, एक आरडी क्या है, रीजनल डायरेक्टर। उस रीजनल डायरेक्टर की रीजन में जितने भी आरओसी आएंगे, उसकी वर्किंग को कौन लुक आफ्टर कर रहा होगा, वो आरडी। और उसकी रीजन में जितने भी ऑफिशियल लिक्विडेटर्स आएंगे, उसको भी कौन लुक आफ्टर कर रहा होगा, उसकी वर्किंग को कौन सुपरवाइज करेगा, वो आरडी। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अब 7 की बात हुई है। ठीक है, एक क्या है, नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। ऐसे कुल मिला के कितने हैं, 7। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए, 7 हमारे क्या हैं, आरडी हैं। ठीक है, ऐसे आप रीजन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए नॉर्थ का देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकल के आ जाएगा भी नॉर्थ में कौन है। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर के नाम आ जाएगा, वगैरह 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 सब कॉन्टैक्ट आ जाएगा। यहाँ पे न्यू दिल्ली में है ये। ठीक है, ऐसे कोई और देखेंगे, मान लीजिए साउथ का देखना चाहते हैं तो साउथ का आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है, तेलंगाना में है जैसे। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव क्या है कि आरडी जो है कुल मिला के 7। ठीक है, एमसीए देश में एक ही। फिर आता है आरओसी। आरओसी का क्या होता है कि हर स्टेट में एक आरओसी होती है, हर एक स्टेट की अपनी आरओसी होती है। ठीक है, हर एक स्टेट की क्या है, एक आरओसी है। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे आप महाराष्ट्र की एक्सेप्शन लेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर आप एक्सेप्शन लेते हैं तो महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, एक पुणे में है, एक मुंबई में है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक क्या है, पुणे में है, ये पुणे में हो गई। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, पुणे की हो गई। ठीक है,
ये अकोडी पुणे, ठीक है, नियर रेलवे स्टेशन जो भी है, ठीक है जी, पुणे में होगी। उसके अलावा आप देखेंगे मुंबई में भी है, ये मुंबई, ठीक है, मुंबई में भी होगी। उसके अलावा महाराष्ट्र में 2 हो गई। ऐसे ही क्या है, आप तमिलनाडु में भी देखेंगे, चेन्नई में भी है, कोयम्बटूर में भी है। तो कहने का भाव क्या हुआ कि एमसीए एक ही है देश में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दिल्ली में, ठीक, बैठते जो, और आरडी जो है ये रीजनल के हिसाब से हैं। और देश में क्या है कि 7 कुल मिला के क्या है, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, 7, ठीक है। एमसीए काम करता है, रूल्स फ्रेम करता है। उसके अलावा क्या है कि आरडी प्लस आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करता है, आरडी प्लस आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करता है, ठीक है। और जो आरडी है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की वर्किंग को लुक आफ्टर करता है, ठीक है, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की वर्किंग को लुक आफ्टर करता है, प्लस आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करता है। आरओसी का काम क्या है, जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन है, फॉर्म फाइलिंग्स वगैरह है, फाइलिंग की जो प्रोसेस है, वो सारा कौन दिखता है, आरओसी, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमें समझ आया। जैसे एमसीए का हमने देखा, एक, आरडी 7, आरओसी हर स्टेट का अपना, बट एक्सेप्शंस भी हैं। कहीं में 2 स्टेट में एक आरओसी है, ज्वाइंट आरओसी है, कि एक ही स्टेट में कंपनीज इतनी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ एक ही स्टेट में 2 आरओसी, हमने एग्जाम्पल ली तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है अपीलेट अथॉरिटीज़। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जैसे एनसीएलटी है। अब एनसीएलटी क्या है बेटा, 2 काम करता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है एनसीएलटी के पास, कुछ काम एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, और कुछ क्या है इनके पास, जो एप्लीकेशंस है, पटिशंस है, अपीलेट टाइप काम भी है इनके पास। जैसे आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो वहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीजर है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है, वो कौन लुक आफ्टर करता है, एनसीएलटी, ठीक है। मैं आपको बता भी दूँ, जैसे हमारे देश में क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016। एक सेकंड रुकिएगा, हमारे देश में क्या है कि आईबीसी है 2016। इसके तहत क्या है बेटा, जैसे कंपनीज हैं, एलएलपी है, जितने भी देश में कंपनीज हैं, एलएलपी है, ये अगर बैंकरप्ट होती है, इंसॉल्वेंट होती है, तो इनकी जो बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स है वो कहाँ चलती है, एनसीएलटी। कहाँ चलती है, एनसीएलटी। एनसीएलटी के खिलाफ कहाँ अपील होती है, एनसीएलटी। ऐसे ही जो इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप फर्म वगैरह हैं, ठीक, इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, ये अगर इंसॉल्वेंट होती है तो इनकी प्रोसीडिंग कहाँ चलती है, डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। डीआरटी के खिलाफ अपील कहाँ होती है, डीआरटी, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो यानी एनसीएलटी जो है वो एक तो जो प्रोसीडिंग्स हैं इंसॉल्वेंसी की वो भी दिखता है। कंपनी लॉ के तहत बहुत सारी ऐसी पटिशन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो एनसीएलटी के पास जाती है। बहुत सारे केसेस में अप्रूवल एनसीएलटी की चाहिए, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एप्लीकेशन की हम बात करें, जैसे सेक्शन 48 करेंगे हम, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। तो कंपनी अगर शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन करती है, तो शेयर होल्डर्स कुछ उसमें से मान लीजिए डिससेटिस्फाइड है, तो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लिखा है कि हाँ भी एप्लीकेशन पटिशंस क्या है, एनसीएलटी के पास लग सकती हैं। और एनसीएलटी के खिलाफ अपील कहाँ होती है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। स्पेशल कोर्ट जो है, स्पेशल कोर्ट जो सेटअप किए गए हैं, ठीक है, वो सेटअप किए गए हैं कि यहाँ भी जो ट्रायल्स हैं इस एक्ट के तहत, ट्रायल्स, देखिए अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, तो आप देखिए एनसीएलटी है, एनसीएलटी, ये चैप्टर कवर होता है 27 में, चैप्टर 27 में कवर होता है एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। अब इसके जो सेक्शंस हैं 407 से लेके 434, 407 से लेके 434 तक, ठीक है, 407 से लेके 434 जो सेक्शन है, ठीक है, ये किसके हैं, 407 से लेके 434, ये है एनसीएलटी प्लस एनसीएलटी के, ठीक है, एनसीएलटी प्लस एनसीएलटी के। और जो 435 से लेके 446 सेक्शंस हैं, ठीक है, 435 से लेके 446 तक जो सेक्शंस हैं, ये किसके हैं, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट कैसे सेटअप होते हैं, ठीक है, कैसे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये सब, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। अब देखिए कंपनीज एक्ट 2013, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470, नंबर ऑफ शेड्यूल 7, ये पढ़ेंगे हम सारे एक एक करके, ठीक है। टोटल जो कंपनीज एक्ट है ये 470 सेक्शंस हैं। अब एक्चुअल में 470 रह नहीं गए, इसमें से कुछ इन्होंने, कुछ एडिशंस होते हैं, तो डिलीशंस होते हैं। जैसे सेक्शन 11 था, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो खत्म कर दिया। बीच में सेक्शन 3A भी ऐड हो गया, सेक्शन 10A भी ऐड हो गया, ठीक है, अनलिमिटेड लिबिलिटी ऑफ मेंबर, सेक्शन 3A,
या कमिश्नर ऑफ बिजनेस 11 गया 10 ए आ गया उसकी जगह पे। तो इससे बहुत सारे न्यू सेक्शन ऐड भी हुए, वाइंडिंग अप के कई सेक्शन बीच में डिलीट हो गए। प्रोड्यूसर कंपनी का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो नया ऐड किया गया, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शन नए भी ऐड हुए और नंबर ऑफ चैप्टर्स के हैं 29 है। ऐसा है कि जैसे अब मान लीजिए इसे कंपनीज एक्ट है, मान लीजिए कंपनीज एक्ट है 2013, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, याद रखिएगा, जैसे पहले सेक्शंस खत्म होते हैं, सबसे पहले क्या है, सेक्शन चलते हैं। सेक्शन जैसे ही खत्म होते हैं क्या शुरू हो जाते हैं, शेड्यूल। असल ये शेड्यूल क्यों, शेड्यूल इसलिए कि बहुत सारी कई बार डिटेल होती है, कई सारी क्या होती है, डिटेल होती है। तो डिटेल कहाँ कवर कर दी जाती है, शेड्यूल्स में। जैसे हम सेक्शन 135 पढ़ेंगे बेटा आगे जाके, सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जैसे हम सीएसआर पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो है 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अब इसका क्या है कि शेड्यूल 7 है, उसमें डिटेल कवर की गई है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेक्शन दे दिया 135, अब बहुत सारी डिटेल्स भी हैं इसकी। अब जो डिटेल्स है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कहाँ कवर कर दी, शेड्यूल 7 में कवर कर दी, ठीक है। कहाँ कवर कर दी, शेड्यूल 7 में कवर कर दी। ऐसी मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बारे में बात शेड्यूल 1 में आ गई, ठीक है। 2 डेप्रिसिएशन के बारे में आ गया, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5 केएमपी, 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, 7 सीएसआर, ठीक है। तो यानी कि हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो शेड्यूल्स भी बीच में आते जाएंगे। तो सेक्शंस हो गए कंपनीज एक्ट का पार्ट, शेड्यूल्स कंपनीज एक्ट का पार्ट है। रूल जो है वो एक्ट के बाहर होते हैं। रूल जो है, जो कंपनी लॉ में प्रोसीजरल पार्ट है, ठीक है, वो कैसे उसको किया जाता है, बाय रूल्स। रूल्स हमने देखा कि कौन फ्रेम करता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना, ये क्लियर है आपको। चलिए, अब मैंने बताया कि जो रूल्स है बेटा, ये क्या है, कंपनीज एक्ट जो है एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। ये क्या है, एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, यानी जो मैंने बताया कि जो मेजर पार्ट है कंपनी लॉ का, ये कहाँ कंटेंट है, रूल्स में, ठीक है। जगह जगह पे लिखा होगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। यानी देखो, वैसे क्या होता है कि आपको एक सेक्शन में एक अक्षर भी चेंज करना है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर वर्ड चेंज करना है, अमेंड करना है, तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि क्विक अर्जेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो पार्लियामेंट में जा पाना संभव नहीं होता, या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ऐसे पता दिक्कत होती है, ठीक है। अमेंडमेंट वैसे की जाती है जैसे एक्ट पास किया जाता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति की अप्रूवल, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि जो इन्होंने क्या किया, लॉ जब लाया गया कंपनी लॉ, तो मेजर पार्ट को कहाँ रख दिया गया, रूल में, ताकि कल को अमेंड करना आसान हो। कल को क्या है कि अमेंडमेंट करनी हो तो बड़ी इजीली क्या है, अमेंड किया जा सके, ठीक है। तो कहते हैं जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ द कंपनी लॉ है कंटेन्ड इन रूल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द अमेंडमेंट्स बाय अवॉइडिंग रिजिड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ठीक है। तो मेजोरिटी पार्ट जो है कंपनी लॉ का, ये क्या है, रूल्स में दिया गया है। मकसद ये था कि बार बार हर चीज़ को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट ना जाना पड़े, यानी कि जो एमसीए है वो एक नोटिफिकेशन निकाल के को अमेंड कर सके। उसके बाद वो अलग चीज़ है कि अमेंडमेंट करने के बाद आपको पार्लियामेंट से फिर भी अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेबसाइट। ये हमने देखा कि mca.gov.in, ये वेबसाइट याद रखना, mca.gov.in, ठीक है। जब तक ये कंपनी लॉ चलता रहेगा और एमसीए की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती रहेगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि जैसे कि हमें जैसे आरडी देखनी है कितनी है, तो 7 है, कौन सी आरडी कहाँ पे है, ठीक है, आरओसी कौन सी कहाँ पे है, तो हम क्या है कि एमसीए की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम आगे चलेंगे कि किसी कंपनी के बारे में डिटेल चेक करनी है, तो किसी भी कंपनी के बारे में हमें डिटेल चेक करनी है तो हम एमसीए की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हमें जस्ट कंपनी का नाम पता होना चाहिए, कंपनी के नाम से हम कंपनी का बहुत कुछ फ्री में निकलवा सकते हैं। कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ठीक है, कंपनी का CIN होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, वो निकाल सकते हैं। कंपनी की कैपिटल कितनी है, लोन कितने चल रहे हैं, ये सब निकलवा सकते हैं। कंपनी कहाँ की है, ठीक है ना, कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। तो मान लो क्या देता है कि हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 10 सेकंड में हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, हम जो पढ़ते हैं ना, जो हमने पढ़ना है, ये पढ़ना है, एक कंपनी लॉ है। हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, कंपनी लॉ। खाली कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ने वाले, एक्ट में खाली सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, उसके अलावा हमें रूल्स पढ़ने हैं,
जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक्ट में लिखा है कि जगह जगह एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो क्या जो प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं देखना, हमें फॉर्म नंबर नहीं देखने, देखने सर जी। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो रूल्स में दी गई हैं, तो रूल्स भी देखना है। जैसे कंपनी बनाई जाएगी एज पर द रूल्स, इनकॉर्पोरेट की जाएगी, तो रूल्स भी देखने हैं भाई हमें। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 हो गया जो लॉ में कवर होता है। रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए कि लॉ को रेगुलेट कैसे करना है, नोटिफिकेशंस हो गए कौन सा सेक्शन किस दिन से लागू होगा, मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट आती है उसको नोटिफाई करना हो गया, किसी सेक्शन को डिलीट करना है, रूल को चेंज करना है, नोटिफिकेशंस आते हैं उसके। सर्कुलर्स होते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं होती, तो सर्कुलर इशू किए जाते हैं क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिटी के लिए किए जाते हैं सर्कुलर। सर्कुलर्स जो इशू किए जाते हैं दैट इज फॉर द क्लैरिटी, किसी मुद्दे के ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है तो सर्कुलर इशू करके क्या है कि उस मुद्दे के ऊपर क्लैरिटी दी जाती है। केस लॉ क्या होता है कि जहाँ पे लॉ साइलेंट है, लॉ में क्लैरिटी नहीं है, या लॉ तो क्लियर है परंतु किसी अथॉरिटी ने ही धक्का कर दिया किसी कंपनी के साथ, तो कंपनी पहुंच गई कोर्ट में, कोर्ट ने जजमेंट दिया फिर। अब ये कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, केस लॉ, इसे क्या बोलते हैं, केस लॉ। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं वो खाली कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ते, हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 भी पढ़ेंगे, साथ में रूल्स भी देखेंगे, केस स्टडीज भी देखेंगे, सर्कुलर्स वगैरह जो भी यहाँ पे होगा। ठीक है, जो भी आपका लॉ का पार्ट है, ठीक है, वो हमने सब कवर करना है जो हमारे क्या है कि सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंपनीज एक्ट जो आया क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। कंपनीज एक्ट का मकसद ये था कि हाँ भी जो पिछला लॉ चल रहा है कंपनीज के रिगार्डिंग उसको कंसोलिडेट करना एंड एज पर द रिक्वायरमेंट अमेंड करना। इससे पहले क्या लॉ नहीं था, बिल्कुल था। क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, तो पिछला भी था कंपनीज एक्ट 1913 वगैरह। ठीक है, तो पिछले थे काफ़ी, 1882 था, 1866 था। तो ऐसा नहीं था कि पिछले लॉ नहीं थे, पिछले भी लॉ थे, इससे पिछले भी कानून थे, इससे पिछले भी कानून थे। इस एक्ट का मकसद क्या था, पिछले कानून को लेके आना, कंसोलिडेट करना, ठीक है, और अमेंड करना। ठीक है, जिसने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा हुआ था उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना बहुत मुश्किल था, नहीं था सॉरी, बहुत आसान था उसके लिए। उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना बहुत आसान था। क्यों, अरे वही इक्विटी, वही प्रेफरेंस, ठीक है, जो अमेंडमेंट है थोड़ी बहुत उसको देख लिया कि क्या क्या नई नई चेंजेस आई हैं, उसके लिए तो वही पुराना वही नया हो गया। ये चाहते तो कंपनीज एक्ट 1956 का नाम ही रखते, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट कर देते, बट नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो मकसद क्या था, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मीनिंग ऑफ कंपनी। देखो अगर हम बेसिक बात करें तो कंपनी का मीनिंग आपने पढ़ा ही होता है कहीं ना कहीं, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में, 12th क्लास में भी। तो कंपनी क्या है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, वे लोग इकट्ठे होते हैं किसी कॉमन पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है, वहाँ तो पार्टनरशिप फर्म का मकसद ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी दो तरह की हो सकती है, कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए भी हो सकता है कंपनी वैसे ही हो, ठीक है, समाज की भलाई के लिए बनाई गई हो, धर्म के लिए बनाई गई हो। ठीक है, तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कंपनी हो सकती है प्रॉफिट के लिए बनाई गई हो सकता है प्रॉफिट के लिए ना बनाई गई हो। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अब ध्यान आपको ये रखना है कि कंपनी जब प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है तो इसकी जो इनकॉर्पोरेशन होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, वो सेक्शन 7 में होती है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने डेफिनेशंस पढ़नी है। डेफिनेशन के बाद जो सेक्शन 3 से लेके 22 पढ़ने हैं उसमें यही है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, यही पढ़ना है हमने। तो सेक्शन 7 में जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है वो कंपनीज होती है जो प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं, और जो कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती वो कौन सी है, सेक्शन 8 कंपनीज। जो कंपनी केवल क्या है, जो कंपनी क्या है कि केवल और केवल, ठीक है, चैरिटी के लिए, चैरिटी को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो आपको। नेक्स्ट कहते हैं कि जनरली कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु केम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज, जो कॉमन पर्पज के लिए इकट्ठा होते हैं। अब ये बेसिक है, इसमें अगर आप एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के लिए कुछ रेलिवेंस नहीं है इसमें, ये वाले कंपनी का मीनिंग में। ठीक है, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम, विदो टुगेदर, यानी पनीस। ठीक है, आइए इकट्ठा खाना खाएं, तो ये शब्द जो निकला था कंपनी, तो इकट्ठे बैठ के हम खाना खाते हैं तो उससे निकला ही। एंड इट ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। In the yearly past, merchant took advantage of festival gathering
to discuss business matters. Nowadays, the company form of organization has assumed great importance. In popular parlance, a company denotes an association of like-minded persons formed for the purpose of carrying on some business or undertaking. पुराने टाइम में होता था, चलो यार, चलो एक खाना बैठ के इकट्ठा खाते हैं, ठीक है, और कहते जो मर्चेंट थे, व्यापारी लोग थे, चलो वो इकट्ठे हो गए, उनको होता था कि चलो फेस्टिवल गैदरिंग है, वहीं इकट्ठा होते हैं, अपना बिजनेस की बातें होंगी, बिजनेस भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। अब आज के टाइम में क्या है कि कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या है, जैसे एक फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक क्या है कि एक बिजनेस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम एक पार्टनरशिप कंसर्न बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं। तो कंपनी भी एक टाइप का क्या है, एक बिजनेस चलाने के लिए क्या है कि एक संस्था है, बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए हम क्या है कि बिजनेस चला सकते हैं, या कोई जैसे सेक्शन 8 है तो नॉन प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, ठीक है। कंपनी जो है एक कॉर्पोरेट बॉडी है, लीगल पर्सन ही हम पढ़ेंगे सेक्शन आगे जाके, ठीक है, सेक्शन 9 में कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है दैट बिकम्स ए लीगल पर्सन। कंपनी जो है एक अलग है अपने मेंबर से, कंपनी का एक अलग सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी है, ये मेंबर से अलग है, और परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर आएंगे जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, ये बात क्या है बेटा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगा कुछ एग्जाम पॉइंट उसमें खुद बोल दूंगा, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे है, और समझना तो हमें है ही अच्छे से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, चलो हमने बेसिक चीज़ ये समझी कि कंपनी होती क्या है, ठीक है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का जो डेफिनेशन है कंपनी की, ये बहुत ध्यान से समझना है। सेक्शन 2 क्लोज 20, सेक्शन 2 क्लोज 20। सर आप पूछोगे कि सर ये सेक्शन 2 के साथ ये सब सेक्शन 20 नहीं है, नहीं, ये क्लोज 20 है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये क्लोज है, ठीक है। देखो जो सेक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये ध्यान से समझिए। सेक्शन जो होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक सेक्शन, एक होते हैं जेनरिक सेक्शन। स्पेसिफिक सेक्शन क्या होते हैं, एक सेक्शन एक ही मुद्दे के ऊपर बात करता है, तो वहाँ क्या होता है, सेक्शन के साथ सब सेक्शन। जैसे सेक्शन 68 है मान लीजिए, ठीक है, सेक्शन 68, तो इसके साथ ऐसे 1 लिखा है, तो ये क्या होगा, सेक्शन 68 के साथ क्या है, ये सब सेक्शन 1, सेक्शन 68 सब सेक्शन 1। बट एक जेनरिक सेक्शन होता है जो एक जो है सेक्शन बहुत सारी बातें करता है, जैसे सेक्शन 2 है, बहुत सारी डेफिनेशन की बात करता है, डायरेक्टर, बोर्ड, कंपनी, ठीक है, डिवेंचर, शेयर, केएमपी, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करता है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जेनरिक सेक्शन। जहाँ भी सेक्शन जेनरिक होता है तो वहाँ पे अगर ऐसे लिखा है तो ये सेक्शन के साथ सब सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन के साथ क्या है, क्लोज है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज 1, सेक्शन 2 क्लोज 2, ऐसे, ठीक है। जैसे आपने कंपनीज इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर आपने पढ़ा है बीकॉम की, ठीक है, या आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे सेक्शन 10 है, ये बात करता है एग्जम्पशन की, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जम्पशन की बात करता है। तो एक ही सेक्शन 10 बहुत सारी अलग अलग एग्जम्पशन की बात करता है, तो वहाँ सेक्शन 10 के साथ सब सेक्शन नहीं है, वहाँ क्लोजेज हैं, वहाँ पे क्या है, क्लोज, क्योंकि जनरिक सेक्शन है वो। तो सेक्शन याद रखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक होते हैं, जेनरिक होते हैं। स्पेसिफिक एक सेक्शन एक ही चीज़ के ऊपर बात करता है, ये सेक्शन 68 है, सब सेक्शन 1 है, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर सब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये सेक्शन 68 सब सेक्शन क्लोज, सब क्लोज, फिर आ जाती है एक्सप्लेनेशन, फिर लास्ट में क्या बच जाती है, एक्सप्लेनेशन, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं डेफिनेशन क्या है, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब ये भी समझिए कि यहाँ मीन्स आए, तो डेफिनेशन बेटा जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझिए, अभी बेसिक चल रहा है तो ध्यान से समझिए। डेफिनेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। डेफिनेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड, एक क्या होती है, इंक्लूसिव। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड जो डेफिनेशन है, यानी यही मीनिंग है और कुछ भी नहीं है, मीन शब्द आता है, मीन या मीन्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड बोल देते हैं या इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब, ठीक है, या बोलते हैं एक्सटेंडेड, ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत कुछ आ सकता है,
जैसे कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी हम कंपनी उसे ही मानेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी है, या फिर अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से हैं? इसे पुरानी कंपनी लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 हो गया, उससे पिछला एक ऑर्डिनेंस भी था, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट 1913 है, 1888 है, ठीक है, 1882 है, सॉरी 1866 है। ये सब क्या है? प्रीवियस कंपनी लॉ। ये क्या ऐसा बेटा? प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी हम केवल उसे ही मानेंगे जो कंपनी तक 2013 के तहत बनी है, या इससे पुराने जो कंपनी लॉ है उसके तहत बनी है, और इस किसी को हम कंपनी नहीं मानेंगे। इसे बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन। अगर मान लीजिए यहाँ इंक्लूड आ जाता तो मतलब ये था कि इसके तहत जो कंपनी बनी है उसको तो हम कंपनी मानेंगे ही मानेंगे। उसके अलावा क्या है कि ठीक है, इसको तो हम कंपनी मानेंगे ही मानेंगे, उसके अलावा हो सकता है कि कोई और भी इसमें कंपनी कवर हो जाए। ठीक है, अब जो इसके बाद चलो पढ़ने के बाद मैं इसकी बाद जो एग्जांपल लूंगा वो मैं इंक्लूसिव डेफिनेशन की भी एग्जांपल लूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमें क्लियर हो गया कि जो मीन का मतलब क्या है कि यही है और कुछ भी नहीं है। यानी कि डेफिनेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव है, जहाँ मीन आएगा। क्या इंक्लूड आएगा मतलब क्या है कि डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है, एक्सटेंडेड है, भाई ये तो है ये, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेक्शन 2 क्लोज 35, ये क्या है कि डिविडेंड की डेफिनेशन है। डिविडेंड की डेफिनेशन यहाँ क्या कहते हैं? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब कि डिविडेंड में क्या है? फाइनल डिविडेंड तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, इंटरिम एंड फाइनल। इंटरिम क्या है? जो बोर्ड डिक्लेयर करता है। फाइनल क्या है? जो मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं इन द एजीएम। प्रपोज बोर्ड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो अप्रूवल देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो मेंबर्स करते हैं इन द एजीएम। ठीक है ना? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एज पर सेक्शन 2 क्लोज 20, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी हम जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है उसे तो मानेंगे ही मानेंगे, उसके अलावा जो प्रीवियस कंपनी लॉ, इस एक्ट के आने से पहले जो कंपनी लॉ हैं उसके तहत भी जो कंपनीज बनी है उसको भी हम कंपनीज मानेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है बेसिक करेक्टरिस्टिक। ये हमने बिजनेस स्टडी में 12th में पढ़ते थे। ठीक है, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। पहली बात क्या है कि कंपनी क्या है? एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। ठीक है, कंपनी जो है कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही कब आती है? ऑन इनकॉर्पोरेशन। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो तीन अगर हम बातें लें अलग अलग, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, एक एचयूएफ है, एक कंपनी है। ठीक है, सॉरी, फर्म जो एग्जिस्टेंस में आती है पार्टनरशिप फर्म, ये आती है बाय एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के किसी फर्म का कोई स्टेटस नहीं होता। तो पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, एचयूएफ बाय स्टेटस। ठीक है, एक जो परिवार का मेंबर है वही एचयूएफ का मेंबर बन सकता है। ये परिवार का जो मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वही एचयूएफ का मेंबर बन सकता है। आउटसाइडर कांट बिकम अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। तो फर्म जो है दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, एचयूएफ बाय स्टेटस, कंपनी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो क्या है कि आपको उसकी इनकॉर्पोरेशन करवानी पड़ेगी एज पर कंपनी लॉ। तो कंपनी बनती भी लॉ के अकॉर्डिंग है और खत्म भी लॉ के अकॉर्डिंग होती है। कंपनी बनती भी लॉ के अकॉर्डिंग है और खत्म भी लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। तो कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो लॉ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। जब तक आप कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवाते एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 में जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 8 में जो कंपनीज क्या है? नॉन प्रॉफिट कंपनीज है, उनकी इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी जो है वो अलग है मेंबर से। मेंबर अलग, कंपनी अलग, मेंबर अलग। तो कंपनी इज टोटली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के कामों के लिए मेंबर, मेंबर के कामों के लिए कंपनी लायबल नहीं होती। ठीक है, कंपनी के लिए मेंबर, मेंबर के लिए कंपनी लायबल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी।
अब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। बेशक कंपनी के जो मालिक है, ओनर है, ठीक है, वो कौन है? मेंबर्स ही हैं। पैसा किसका लगा है? मेंबर्स का। शेयर कैपिटल किसके पास है? मेंबर के पास है। ओनरशिप तो ठीक है शेयर होल्डर के पास है, बट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट एग्जिस्ट सेपरेटली इन द आइज ऑफ लॉ। इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, मेंबर्स की अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि मेंबर की प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी वाली प्रॉपर्टी भी मेंबर की है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी की अपने नाम पे इंश्योरेंस करवाता है, कोई मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी की अपने नाम पे इंश्योरेंस करवाता है, तो वैलिड नहीं है। तो कल को इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी, क्योंकि मेंबर का उस एसेट में किसी प्रकार का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो मेंबर की प्रॉपर्टी अलग, कंपनी की अलग। ठीक है जी। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। अब देखो, जो कंपनी है ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कल को किसी को केस करना है तो कंपनी के नाम पे कर सकते हैं। तो कंपनी भी क्या है कि अपने ही नाम पे क्या है कि किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। ठीक है। तो कंपनी क्या है कि ने अपने ही नेम पे क्या है, कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ऑन नेम। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डेफिनेशंस का, तो वहाँ पे आएगा कि कंपनी के जो शेयर्स है ट्रांसफरेबल हैं या नहीं है। बिल्कुल ट्रांसफरेबल होते हैं, बट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। अगर कंपनी पब्लिक है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर कंपनी प्राइवेट है तो सेक्शन 2 क्लोज 68 प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो नेक्स्ट चैप्टर में करनी है, तो वहाँ बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल तो है, बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमें फॉलो करनी होती है। तो उस रिस्ट्रिक्शंस के तहत क्या है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं, मेंबर अमंग्स मेंबर सेल कर सकते हैं, प्रमोटर्स के बीच में सेल हो सकते हैं, डायरेक्टर्स के बीच में, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में। आउटसाइड पब्लिक को नहीं आप ऑफर कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका क्या मतलब है सर जी? परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि जो चीज़ चलती रहती है, मेंबर आएंगे जाएंगे, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एडमिशन ऑफ मेंबर या एक्सपेल या फिर मेंबर का एग्जिट होना डज नॉट अफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कंपनी। मेंबर का आना जाना डज नॉट अफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपनी। मेंबर अलग, कंपनी अलग, कंपनी अलग, मेंबर अलग, दोनों अलग है। तो कंपनी की कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंबर्स के आने या जाने पे अफेक्ट नहीं होती। ठीक है ना। मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपनी। Thus, the life of company does not depend upon the life of a member. A company never dies. Company dies, but as per the procedure of law. कंपनी जो एग्जिस्टेंस में आती है, कंपनी एग्जिस्टेंस में जो आती है, वो क्या है? एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ आती है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस खत्म होती है, वो भी क्या है? एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय लॉ ही होती है। यानी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर या डिसोल्यूशन का प्रोसीजर फॉलो करके। तो कंपनी जो एग्जिस्टेंस में आएगी एज पर द लॉ, खत्म होगी एज पर द लॉ। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सील। अब कॉमन सील जो है, पहले ये मैंडेटरी हुआ करती थी, मैंडेटरी भी है होनी चाहिए, बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, 2015, उसके बाद क्या किया? कॉमन सील को बना दिया गया ऑप्शनल। नाउ द कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल। कॉमन सील क्या बेटा? इस समय ऑप्शनल है। कंपनी के पास है या नहीं है चलेगा, बट हाँ, जहाँ पे कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कंपनी का एक डायरेक्टर एक सीएस साइन कर दे चल जाएगा। आई रिपीट, कंपनी के पास क्या है कि कॉमन सील ऑप्शनल है। ठीक है। कॉमन सील है तो कर दो अफिक्स। जहाँ पे लॉ में लिखा है कि कॉमन सील अफिक्स करनी है तो कर दो। नहीं है तो वहीं पे साफ साफ लिखा है कि एक डायरेक्टर एक सीएस साइन करेगा। जैसे दो बातें। ठीक है। सेक्शन 22 है, पावर ऑफ अटॉर्नी। कंपनी ने इशू करनी है, जारी करनी है, तो कॉमन सील है तो अफिक्स कर दो, नहीं है तो एक डायरेक्टर एक सीएस साइन करे। सीएस नहीं तो दो डायरेक्टर साइन कर दे चल जाएगा। ऐसे ही शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है कंपनी ने, तो कॉमन सील अफिक्स करनी है तो लगा दो, नहीं है तो एक डायरेक्टर एक सीएस साइन करे, सीएस नहीं तो दो डायरेक्टर साइन कर दे चल जाएगा। ठीक है ना। सॉरी बेटा, थोड़ा सा थॉट में प्रॉब्लम है हल्की फुल्की इस समय। ठीक है। तो लिमिटेड लिबिलिटी। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि मेंबर की लिबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो मेंबर की लिबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो डिपेंड करेगा कि कंपनी की टाइप क्या है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो मेंबर की लिबिलिटी क्या है
जितनी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है। मान लो मेरे पास 10 रुपये का एक शेयर है, तो मैं 8 अगर दे चुका हूँ तो मेरी लिबिलिटी केवल कितनी है, 2। तो कंपनी कल को वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाना चाहे या उससे पहले मंगवाना चाहे तो मुझसे 2 रुपये से ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। मेरी मैक्सिमम लिबिलिटी कितनी रह जाएगी, 2 रुपये। तो जहाँ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितनी अनकॉल्ड अनपेड कैपिटल है उससे ज़्यादा कंपनी मुझसे नहीं मंगवा सकती। पर जहाँ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कंपनी मुझसे कितना मंगवा सकती है, जितनी मैंने गारंटी दे रखी है। तो यहाँ मेंबर्स गारंटी देते हैं, तो गारंटी से ज़्यादा, गारंटी जितनी दे रखी है मेंबर ने उससे ज़्यादा कंपनी उससे नहीं मंगवा सकती। और ये गारंटी वाली अमाउंट भी कम मंगवाई जाती है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उससे पहले नहीं मंगवा सके, उससे पहले कंपनी इनसे पैसे नहीं मंगवा सकती। बाकी जब नेक्स्ट चैप्टर जो है डेफिनेशन का, उसमें सब डिस्कस है, कंपनी की डेफिनेशन, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में हम करेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक जो हमने सीखा, इसमें क्या सीखा हमने, एक तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अपेलेट सिस्टम क्या है, डेफिनेशन कंपनी की हमने सीखी, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके अलावा हमने ये देखा कि डेफिनेशन जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, जेनरिक, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है, जो एक ही सेक्शन जो है एक ही बारे में बात करता है। मैंने एग्जांपल ली थी सेक्शन 68 की। 68 में क्या था, बायबैक, तो वहाँ पे क्या है, केवल बायबैक की बात की गई है। और मैंने एग्जांपल ली सेक्शन 2 की, तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशंस है, नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं। तो जेनरिक सेक्शन जो है वहाँ पे सेक्शन के साथ क्लोज होती है, सब सेक्शन नहीं होता। नॉर्मल सेक्शन में क्या है कि जो स्पेसिफिक है सेक्शन के साथ सब सेक्शन क्लोज, सब क्लोज ऐसे। ठीक है। फिर हमने बात की कि इसके जो फीचर्स क्या हैं, कंपनी के फीचर्स क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील ये ऑप्शनल है, मेंबर्स की लिबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है। और जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी तो फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है जी। चलिए बेटा, इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी जो है रिमेनिंग लेक्चर्स में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। आई होप जितना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। तो ऐसे क्या है कि आपने बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है, तुमने कुछ छोड़ना नहीं है, एक एक चीज़ कवर करनी है, अच्छे से समझनी है और अच्छे से आपने ध्यान देना है। ठीक है। सबसे मेन सब्जेक्ट है आपका ये ग्रुप 1 का। ठीक है। इसको अच्छे से हमने कवर करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।